नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत जियोग्राफी यानी भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 हल करेंगे, जो कि घटना चक्र से सभी प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए किसी भाई ने कहा था कि आप जो प्रश्नों पे इंडिकेट करते हैं या ऑप्शनों पे इंडिकेट करते हैं उसे इंडिकेट सर ना करें, क्योंकि इससे क्या स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसका जो पीडीएफ होता है सारे प्रश्नों का और नोट्स का मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ। वहाँ से आप सारे प्रश्नों का पीडीएफ ले सकते हैं। फिर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इंडिकेट कम से कम करूँ, ठीक है। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडल की संरचना में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, वायुमंडल की संरचना में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ए वायु को, बी गैस को, सी जलवाष्प को, डी धूल के कण को। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए वायु। क्यों? क्योंकि वायु क्या है, वायु गैस का ही एक रूप है। ठीक है, तो इसे वायुमंडल की संरचना में आप शामिल नहीं करेंगे। बाकी जल वाष्प, गैस और धूल के कण को आप वायुमंडल की संरचना में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा वायु। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए कह रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन और डी आर्गन। तो फ्रेंड्स, सभी लोगों को पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हमारे नाइट्रोजन की मात्रा है। किसकी? नाइट्रोजन की मात्रा है। कितनी है? तो 78% है। कितनी? 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारी आती है ऑक्सीजन। ठीक है, कौन? ऑक्सीजन आती है, जिसका प्रतिशत होता है 20। ठीक है, ये 20% है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारी नाइट्रोजन है 78%, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए कह रहा है, वायुमंडल की संरचना निम्नलिखित में से किस प्रकार होती है? ए ऑप्शन है स्थान स्थान पर परिवर्तित, बी है निम्न परतों में अपेक्षाकृत समान, और सी है मौसम के अनुसार बदलती है, और डी है ऊंचाई के अनुसार बदलती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा, ऊंचाई के अनुसार बदलती है। देखिए ऊंचाई के अनुसार क्या होता है, गैस, जलवाष्प एवं धूल कणों की मात्रा में क्या है, अंतर मिलता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऊंचाई के अनुसार क्या होता है, वायुमंडल की संरचना में परिवर्तन होता रहता है, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग स्थित है कहाँ पे? समताप मंडल में, परिवर्तन मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल का सर्वाधिक जो भाग है हमारा परिवर्तन मंडल में स्थित है। कहाँ पे? परिवर्तन मंडल में स्थित है। इसे 2 और नामों से जाना जाता है, जिसे हम लोग अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। किस मंडल के? अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्षोभ मंडल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसको? परिवर्तन मंडल को ही हम लोग अधोमंडल और क्षोभ मंडल के भी नाम से जानते हैं। यानी कि वायुमंडल का जो सर्वाधिक भाग हमारा स्थित है किसमें? परिवर्तन मंडल में, या क्षोभ मंडल में, या अधोमंडल में। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तन मंडल में। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। मौसम संबंधी दशाएं किस मंडल में घटित होती हैं? देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत इजी प्रश्न है, तो ये टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें स्टार्टिंग में तो इजी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग कठिन प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का जो ऑप्शन है क्या क्या है। प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। मौसम संबंधी दशाएं किस मंडल में घटित होती हैं? ए है समताप मंडल में, बी है परिवर्तन मंडल में, सी है मध्य स्तर में, और डी है आयन मंडल में। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, परिवर्तन मंडल में। ठीक है, मौसम संबंधी घटनाएं हमारे कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल, जिसे हम लोग परिवर्तन मंडल के भी नाम से जानते हैं, अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं।
तो मौसम संबंधी सभी घटनाएं हमारे क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या अधोमंडल में होती है, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 बहुत अच्छा प्रश्न है। नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सी दूसरी गैस वायुमंडल में अधिक मिलती है? ठीक है, नाइट्रोजन के अतिरिक्त कौन सी गैस जो है वायुमंडल में अधिक मिलती है, जो कि दूसरे नंबर पे है? तो इसका आंसर मैंने अगले वाले प्रश्न में आप लोगों को बता दिया था। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, बी दिया है ऑक्सीजन, सी दिया है ओजोन और डी दिया है हीलियम। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा हमारी जो गैस है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन है, जिसका प्रतिशत है 78%, और इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा ऑक्सीजन है, जिसका प्रतिशत हमारा 20%। ठीक है, तो हमारा दूसरे नंबर की बात किया है तो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा, प्रश्न नंबर 7। सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन सी गैस वायुमंडल में हमारी रक्षा करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो सूर्य की जो तीव्र किरणें आती हैं उनसे हमारी त्वचा, हमारे शरीर को जो नुकसान होता है उससे हमारी कौन सी गैस जो है वायुमंडल में हमारी रक्षा करती है? तो ऑप्शन आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है हीलियम और सी है ओजोन, डी है आर्गन। तो फ्रेंड्स वो हमारी गैस कौन सी है जो रक्षा करती है सूर्य की तीव्र किरणों से? तो वो हमारी है ओजोन। ठीक है, कौन? ओजोन, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, प्रश्न नंबर 8। अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन होता है कहाँ पर, किसके द्वारा? ए जलवायु द्वारा, बी मौसम द्वारा, सी ऋतु द्वारा और डी वातावरण द्वारा। तो प्रश्न कह रहा है कि अल्पकालीन मतलब छोटी समय में जो वायुमंडल की दशाओं का अध्ययन होता है वह हमारा कहाँ किसके द्वारा होता है? तो वह हमारा मौसम के द्वारा होता है फ्रेंड्स, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मौसम के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। वायुमंडलीय दशाओं के ज्ञान का श्री गणेश किस वैज्ञानिक ने किया था? ठीक है, वायुमंडल की जो दशाओं का ज्ञान सबसे पहले जिसका शुभारंभ किसने किया था, यानी श्री गणेश किस वैज्ञानिक ने किया था? ए अरस्तु, बी एनेक्सिमेंडर, सी टॉलेसी और डी है हैली। तो फ्रेंड्स वायुमंडल की दशाओं का सबसे पहले ज्ञान जो प्राप्त किया था वह एनेक्सिमेंडर था। कौन? एनेक्सिमेंडर था, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एनेक्सिमेंडर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। वायुमंडल की ऊपरी परतों की जानकारी का सबसे पहले प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है भी। वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसकी जानकारी का सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किसने किया था? कौन से वैज्ञानिक ने? ए विल्सन, बी हैडली, सी फैरल और डी वाइज वेल्ट। तो फ्रेंड्स वायुमंडल की जो परत ऊपरी परत होती है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने की कोशिश हमारे विल्सन महोदय ने किया था। किसने? विल्सन ने, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विल्सन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। वायुमंडल में क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जानकारी किस वैज्ञानिक ने की थी? ए विल्सन, बी टी.डी. वोल्ट और सी मॉलस नोफ और डी है एनेक्सिमेंडर। तो फ्रेंड्स वायुमंडल की जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो जानकारी सबसे पहले हमारे टी.डी. वोल्ट ने की थी। किसने? टी.डी. वोल्ट ने। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा टी.डी. वोल्ट। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है वायुमंडल के समताप मंडल में ताप, वायु दाब और आर्द्रता संबंधी जानकारी किस यंत्र से की गई थी? ठीक है, प्रश्न कह रहा है जो वायुमंडल के समताप मंडल में ताप, वायु दाब और आर्द्रता संबंधी जानकारी किस यंत्र से यानी किस मशीन के द्वारा की गई? ए है आपका रेडियोमीट्रियोग्राफ, बी है गुब्बारा, सी है तरंगे और डी है किसी से भी नहीं। तो फ्रेंड्स वायुमंडल के जो समताप मंडल में ताप, वायुदाब और आर्द्रता संबंधी जानकारी जिस यंत्र से की गई थी उसका नाम था रेडियोमीट्रियोग्राफ, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रेडियोमीट्रियोग्राफ। देखिए फ्रेंड्स गुब्बारे और तरंगे से किस चीज़ का पता चलता है? तो इससे जो हमारा कहते हैं कि ऊंचाई, ठीक है, किसका? ऊंचाई का पता चलता है। वायुमंडल में गुब्बारे तथा तरंगों से जो होता है
वायुमंडल की ऊंचाई का पता किया गया था, ठीक है, किससे, किसका, ऊंचाई का। तो हमारा प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, रेडियो तरंगों को जो स्तर परावर्तित करता है उसे कहते हैं क्या, आयन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल या ओजोन मंडल। प्रश्न नंबर 13। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रेडियो तरंगें होती हैं वे आयन मंडल से क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडल सर्वाधिक गर्म होता है, वायुमंडल सबसे ज्यादा कब गर्म होता है, प्रातःकाल के समय, दोपहर में, या दोपहर के बाद, या देर शाम को। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल सबसे ज़्यादा गर्म होता है हमारा दोपहर के बाद लगभग 2 बजे के करीब, और सबसे ज़्यादा ठंडा यानी सबसे ज़्यादा कम तापमान कब होता है, सुबह के जो भोर में आपके 4 बजते हैं उस समय वायुमंडल सबसे कम तापमान में होता है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि वायुमंडल सबसे ज़्यादा गर्म कब होता है, तो वह दोपहर के बाद होता है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, परिवर्तन मंडल की भूमध्य रेखा पर ऊंचाई होती है कितनी, ए 5 किलोमीटर, बी 20 किलोमीटर, सी 17 किलोमीटर, डी 25 किलोमीटर। तो परिवर्तन मंडल की जो भूमध्य रेखा पर ऊंचाई होती है वह 5 किलोमीटर होती है। कितनी फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर होती है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, इसका 15 नंबर का 5 नहीं होगा, ये सबसे कम होता है, तो ये हमारा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए बताने के लिए सॉरी, फिर से एक बार से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी होगा, 17 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपको ऑप्शन में 16 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा, तो आप यदि प्रश्न में ऑप्शन में आपके 17 नहीं है 16 है, तो आप 16 को आप राइट मान लीजिएगा। यदि 17 और 16 दोनों हैं तो आप 17 को ही मानेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 17 किलोमीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, परिवर्तन मंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई होती है, कितनी होती है, ए 7 किलोमीटर, बी 16 किलोमीटर, सी 25 किलोमीटर या डी 30 किलोमीटर। परिवर्तन मंडल की ध्रुवों की ऊंचाई बात कर रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 16। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 किलोमीटर, ठीक है। सबसे कम ऊंचाई की होती है कहाँ पे, परिवर्तन मंडल की ध्रुवों पर 7 किलोमीटर, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 7 किमी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 97% भाग डॉट डॉट किस सीमा में स्थित है, कितना, 50 किलोमीटर में, या 5 किलोमीटर में, या 29 किलोमीटर में, या 12 किलोमीटर में। तो फ्रेंड्स, वायुमंडल का जो संपूर्ण भाग लगभग 97% जिसे कहा जाता है वह 50 किलोमीटर की सीमा में स्थित है। कितना, 50 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है फ्रेंड्स, आयन मंडल की निम्न परत को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं, ए मध्य मंडल, बी समताप मंडल, सी ताप मंडल, डी ओजोन मंडल। तो फ्रेंड्स, आयन मंडल की जो निम्न परत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ओजोन मंडल कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, प्रश्न नंबर 19, इनमें कौन सी वायुमंडल में अस्थायी गैस नहीं है, ठीक है। अस्थायी गैस की बात कर रहा है, यानी कि अस्थायी गैस नहीं है, यानी कि अस्थायी गैस होनी चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है, हीलियम है, नियोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि अस्थायी गैस कौन कौन सी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन क्या है, हमारी अस्थायी गैस है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा देखिए क्या कहा, प्रश्न क्या कहा है कि अस्थायी गैस नहीं है, यानी अस्थायी गैस की बात कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा, अस्थायी गैस नहीं है, यह एक अस्थायी गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड और कौन, ओजोन, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है,
इनमें कौन सी अस्थायी गैस है? ठीक है, कौन सी? ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी आर्गन, डी ओजोन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अस्थायी गैस है। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ओजोन। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 21, वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है कौन सा? गैस, वायु, जलवाष्प या धूलकण? प्रश्न नंबर 21। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा, जलवाष्प। देखिए क्यों? क्योंकि होता क्या है कि जलवाष्प ही वर्षा और आर्द्रता में परिवर्तित होता है। ठीक है, क्या? जलवाष्प ही क्या होता है? वर्षा और आर्द्रता में परिवर्तित होता है। इसलिए वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील जो तत्व होता है वह हमारा जलवाष्प होता है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कह रहा है धरातल के निकट जल वाष्प की मात्रा का प्रतिशत कितना है? ए 1% से 4%, बी 2% से 4% तक, सी 4% से 6% तक, डी 3% से 5% तक। तो फ्रेंड्स, धरातल के जो निकट जल वाष्प की मात्रा का प्रतिशत है वह 1% से 4% तक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, जल वाष्प की मात्रा में सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किस चीज का? वायु का, बी वर्षा का, डी तापमान का, सी तापमान का, डी उपयुक्त सभी का। प्रश्न नंबर 23। तो देखिए फ्रेंड्स, जल वाष्प की मात्रा में सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वह तापमान का पड़ता है। क्यों तापमान का पड़ता है फ्रेंड्स? अधिक तापमान अगर होता है तो अधिक वाष्पीकरण भी होगा, इसलिए सबसे अधिक प्रभाव किस चीज का पड़ेगा? हमारा तापमान का, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा जियोग्राफी से संबंधित, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर से दीजिएगा। इसका जो आंसर होगा मैं अगला जो जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा उसमें उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर से दूंगा, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों का उसका आंसर आए तो कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, मरुस्थलों पर जल वाष्प की मात्रा होती है, ठीक है, कितनी? 0, बी 7%, सी 10%, डी 20%। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मरुस्थलों पर जो जल वाष्प की मात्रा होती है एकदम नहीं होती है, नगण्य होती है। तो आप इसे कह सकते हैं कि 0। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है वायुमंडलीय मलिनताओं में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? ठीक है, किससे शामिल नहीं करेंगे वायुमंडलीय मलिनताओं में? ए रेत के कण, बी ज्वालामुखी उद्गार, सी उल्काएं और डी कह रहा है वायु। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 25 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी वायु। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। वायुमंडल की मलिनताओं में आप वायु को शामिल नहीं करेंगे, बाकी रेत के कण को शामिल कर सकते हैं, वायुमंडल के उद्गार को भी और उल्काओं को भी, लेकिन वायु को नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 26। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, सूर्य ताप की कौन सी क्रिया धूल के कणों द्वारा नहीं होती है? ए अवशोषण, बी परावर्तन, सी प्रकीर्णन, डी विकिरण। तो फ्रेंड्स, सूर्य ताप की कौन सी क्रिया धूल के कणों द्वारा नहीं होती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। 4 ऑप्शन में हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा विकिरण। ठीक है, क्या होगा? विकिरण। सूर्य की ताप की जो क्रिया विकिरण क्रिया होती है यह धूल के कणों द्वारा नहीं होती है। जो रेडिएशन होता है यह नहीं होता है, बाकी जो हमारा अवशोषण, परावर्तन, प्रकीर्णन ये हमारे तीनों होते हैं, लेकिन विकिरण नहीं होती है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडल की पारदर्शिता यानी कि विजिबिलिटी प्रभावित होती है। ठीक है, वायुमंडल की पारदर्शिता प्रभावित होती है किससे? 2 ही ऑप्शन है इसमें। इसका आंसर मैं आप लोगों को 2 ही ऑप्शन में दे दूंगा। ए देखिए रेत के कण से, बी धूल के कण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, धूल के कण से। देखिए, वायुमंडल की जो पारदर्शिता प्रभावित होती है किससे? धूल के कणों के कारण होती है। किससे? धूल के कणों के कारण। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है,
वायुमंडल की निचली परत को डॉट डॉट कहते हैं? क्या कहते हैं? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या क्षोभ मंडल? तो फ्रेंड्स सभी लोगों को पता है, एकदम इजी प्रश्न है कि जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है उससे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। और इसी मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। किसमें? क्षोभ मंडल में। यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है? क्षोभ स्तर वह क्षेत्र है जो पृथक करता है, ठीक है, किसे? ऑप्शन ए भूतल और क्षोभ मंडल को, बी आयन मंडल और आयतन मंडल को, सी समताप मंडल और आयन मंडल को, डी क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। तो प्रश्न नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। ठीक है, क्षोभ स्तर वह क्षेत्र है जो पृथक करता है किसे? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, और ये आखिरी प्रश्न है इस टेस्ट का। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। इसके बाद आप लोगों से आज की वीडियो का प्रश्न होगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है? ताप क्षय यानी कि लैप्स रेट जो होता है, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लैप्स रेट, हिंदी में ताप क्षय में अनायास परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। ताप क्षय में अनायास परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी उपयुक्त सभी में। तो प्रश्न नंबर 30 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है? जो ताप क्षय होता है में अनायास परिवर्तन होता है वो हमारा क्षोभ मंडल होता है। कौन सा? क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए आप लोगों के लिए जो आज का प्रश्न है, आप लोगों के लिए वो प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर अब शो होने जा रहा है। देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। तो आप लोगों के लिए जो प्रश्न है काफ़ी ईजी है, मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग दे पाएंगे और कमेंट करके देंगे। तो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न देखिए कह रहा है, क्रेटर की आकृति होती है, क्रेटर ज्वालामुखी संबंधी प्रश्न है। क्रेटर की आकृति होती है कैसी होती है? ए कह रहा है कीपाकार, बी कह रहा है गोल, सी कह रहा है लंबवत और डी कह रहा है शंकु। एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए। क्रेटर की आकृति होती है किस प्रकार? ए कीपाकार, बी गोल, सी लंबवत, डी शंकु। तो मुझे लगता है इसका आंसर सभी लोग देंगे जो लोग वीडियो को लोग देखेंगे पूरा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बाकी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आप लोगों का PDF मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से इसका PDF आप लोग ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।